छात्राओं, हमने पिछले वीडियो में प्रेमचंद के संबंध में थोड़ी जानकारी प्राप्त की थी। आज हम प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी बड़े भाई साहब के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। प्रेमचंद द्वारा रचित यह कहानी एक प्रमुख कहानी है, जिसमें उन्होंने वर्तमान शिक्षा प्रणाली पर तीखे प्रहार किए हैं। किंतु प्रेमचंद शिक्षा के बहाने से मानवीय मूल्यों तथा पारिवारिक मूल्यों की स्थापना पर बल देते हैं। कहानी में छोटे बड़े दो भाई हैं। दो भाइयों की कहानी है यह, जो छात्रावास में रहकर शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। छोटा भाई शरारती है तथा उसका पढ़ाई में मन कम लगता है। बड़ा भाई संजीदा है पर पढ़ने में कमजोर है। छोटा भाई खेलकूद के बावजूद कक्षा में प्रथम स्थान से उत्तीर्ण होता है, जबकि बड़ा भाई फेल हो जाता है। दूसरे साल भी यही परिणाम रहता है, पर बड़ा भाई छोटे भाई को धमकाने का अधिकार नहीं छोड़ता। वह छोटे भाई को समझाता है कि अगर वह भी खेलकूद में अपना समय गंवाएगा तो छोटे भाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जिम्मेदारी का एक बड़ा एहसास है जो बड़े भाई में है। छोटे भाई को मार्ग दिखाने का दायित्व बड़े भाई का है। कहानी के अंत में बड़ा भाई पतंग लूटकर भागता है तो छोटा भाई शर्मिंदा होता है। बड़े छोटे के बीच सम्मान भाव की रक्षा का संदेश यह कहानी देती है। कहानी अपनी पठनीयता में बेजोड़ है तथा अरबी फारसी के शब्दों के प्रयोग ने इस कहानी को और रोचक बना दिया है। नई पीढ़ी के लिए प्रेमचंद की यह कहानी प्रेरणादायक है। तो इसमें दो पात्र हैं, बड़ा भाई और छोटा भाई, और वो छात्रावास में रह करके अपना अध्ययन कार्य कर रहे हैं। और बड़ी रोचक शैली में प्रेमचंद ने इस कहानी में इन दोनों भाइयों के परस्पर जो आपस में जो विवाद हैं, जो द्वंद्व हैं और जिस प्रकार की चर्चाएं होती हैं, उनके माध्यम से वे आधुनिक जो शिक्षा प्रणाली है, शिक्षा प्रणाली के दोषों पर भी चर्चा कर देते हैं और बड़े भाई साहब के चरित्र को बखूबी उभारते हैं कि किस तरह से उनमें दायित्व बोध बहुत अधिक है। इसलिए मन तो बहुत होता है खेलने कूदने का, लेकिन छोटे भाई के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा यह उनके मन में हर वक्त रहता है और वो स्वयं इसलिए किसी प्रकार के खेलकूद में भाग नहीं लेते। बड़े बड़े जब छोटा भाई जब भी पकड़ में आ जाता है तो उसके सामने आदर्श की बातें भी करते हैं, शिक्षा की जो पद्धति है उस पर टिप्पणियां भी करते हैं। तो आइए हम इस कहानी का थोड़ा इसके प्रमुख अंशों का अध्ययन कर लेते हैं। मेरे भाई साहब बड़े रोचक शैली में, एक तो शीर्षक आप देख लीजिए, बड़े भाई साहब पर केंद्रित है, उसके मुख्य पात्र हैं उन पर केंद्रित है, तो शीर्षक है वो बड़े भाई साहब है इसका, जो कि भाई साहब के बारे में बात हो रही है तो उन पर ही केंद्रित शीर्षक इसका लिया गया है। तो मूल विषय से संबंधित है, रोचक भी है, आकर्षक भी है और संक्षिप्त भी है। कहानी का प्रारंभ भी बड़ी रोचक शैली में ही हुआ है। भाई साहब का वर्णन करते हुए वर्णनात्मक तरीके से इस कहानी का प्रारंभ होता है। मेरे भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े थे, लेकिन केवल 3 दर्जे आगे। उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जब मैंने शुरू किया था, लेकिन तालीम जैसे महत्व के मामले में वह जल्दबाजी से काम लेना पसंद न करते थे। इस भवन की बुनियाद खूब मजबूत डालना चाहते थे, जिस पर आलीशान महल बन सके। 1 साल का काम 2 साल में करते थे, कभी कभी 3 साल भी लग जाते थे। बुनियाद ही पुख्ता न हो तो मकान कैसे पायेदार बने। तो बड़ी रोचक शैली में जो व्यंग्यात्मक तरीके से छोटे भाई के द्वारा जो बड़े भाई के बारे में बात हो रही है कि भाई साहब ने भी तभी पढ़ना शुरू किया था, लेकिन बुनियाद पुख्ता डालना चाहते थे तो एक एक कक्षा में 2-2 साल 3-3 साल उन्हें लग जाते थे। तो प्रारंभ में ही हमें जो कहानी में जो मूल बात आ रही है कि किस प्रकार से बड़े भाई साहब हैं, पढ़ाई में थोड़े कमज़ोर रहे हैं, तो उसका वर्णन इसमें है और उसे बड़ी रोचक शैली में लेखक ने कहना प्रारंभ किया है। मैं छोटा था, वह बड़े थे। मेरी उम्र 9 साल थी, वह 14 साल के थे।
उन्हें मेरी तंबी और निगरानी का पूरा जन्मसिद्ध अधिकार था। भाई बड़े भाई हैं तो उन्हें अधिकार भी है कि छोटे भाई को टोक भी सकते हैं और उस पर निगरानी भी रख सकते हैं। और मेरी शालीनता इसी में थी कि उनके हुक्म को कानून समझूं। रोचकता इस कहानी की बहुत बड़ी विशेषता है। भाषा सरल है, सहज है, लेकिन शैली बहुत रोचक है, बांधे रखती है। वह स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे, हर समय किताबें पढ़ते रहते थे और शायद दिमाग को आराम देने के लिए कभी कॉपी पर, कभी किताब के हाशियों पर चिड़ियों, कुत्तों, बिल्लियों की तस्वीरें बनाया करते थे। कभी कभी एक ही नाम या शब्द या वाक्य 10-20 बार लिख डालते, कभी एक शेर को बार बार सुंदर अक्षरों में नकल करते, कभी ऐसी शब्द रचना करते जिसमें न कोई अर्थ होता, न कोई सामंजस्य। मसलन एक बार उनकी कॉपी पर मैंने एक इबारत देखी, स्पेशल अमीना, भाइयों भाइयों, दरअसल भाई भाई, राधे श्याम, श्रीयुत राधे श्याम। 1 घंटे तक इसके बाद एक आदमी का चेहरा बना हुआ था। मैंने बहुत चेष्टा की कि इस पहेली का कोई अर्थ निकालूं, लेकिन असफल रहा और उनसे पूछने का साहस न हुआ। वह 9वीं जमात में थे, मैं 5वीं में। उनकी रचनाओं को समझना मेरे लिए छोटे मुंह बड़ी बात थी। तो भाषा और शैली में आप देखिए मुहावरों का प्रयोग भी है और मुहावरे बड़े लाक्षणिक होते हैं और भाषा को रोचक बना देते हैं। मेरा जी पढ़ने में बिल्कुल न लगता था। 1 घंटा भी किताब लेकर बैठना पहाड़ था। मौका पाते ही हॉस्टल से निकलकर मैदान में आ जाता, कभी कंकरियां उछालता, कभी कागज की तितलियां उड़ाता, कभी कोई साथी मिला तो पूछता ही क्या, वही 4 दीवारी पर चढ़कर नीचे कूद रहे, कभी फाटक पर सवार उसे आगे पीछे चलाते हुए मोटर कार का आनंद उठा रहे। लेकिन कमरे में आते ही भाई साहब का रौद्र रूप देखकर प्राण सूख जाते। उनका पहला सवाल होता, कहाँ थे? हमेशा यह सवाल उसी ध्वनि में पूछा जाता था और उसका जवाब मेरे पास केवल मौन था। न जाने मेरे मुंह से यह बात क्यों न निकलती, जरा बाहर खेल रहा था। मेरा मौन कह देता था कि मुझे अपना अपराध स्वीकार है और भाई साहब के लिए इसके सिवाय और कोई इलाज न था कि स्नेह और रोष से मिले हुए शब्द में मेरा सत्कार करें। अब भाई साहब बड़े लंबे चौड़े वाक्यों में उपदेश देते अपने भाई को, इस प्रकार से खेल कराने पर। इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो जिंदगी भर पढ़ते रहोगे और एक हर्फ ना आएगा। अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं है कि जो चाहे पढ़ ले, नहीं तो ऐरा गैरा नत्थु खैरा सभी अंग्रेजी के विद्वान हो जाते। यहाँ दिन रात आंखें फोड़नी पड़ती हैं और खून जलाना पड़ता है, तब कहीं यह विद्या आती है। और आती क्या है, हाँ कहने को आती है। बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी नहीं लिख सकते, बोलना तो दूर रहा। और मैं कहता हूं तुम कितने घोंगा हो कि मुझे देखकर भी सबक नहीं लेते। मैं कितनी मेहनत करता हूं, यह तुम अपनी आंखों से देखते हो। अगर नहीं देखते हो तो यह तुम्हारी आंखों का कसूर है, तुम्हारी बुद्धि का कसूर है। इतने मेले तमाशे होते हैं, मुझे तुमने कभी देखने जाते देखा? रोज ही क्रिकेट हॉकी मैच होते हैं, मैं पास नहीं फटकता, हमेशा पढ़ता रहता हूं। उस पर भी एक एक दर्जे में 2-2, 3-3 साल पढ़ा रहता हूं। फिर भी कैसे आशा करते हो तुम यूं खेल कूद में वक्त गंवाकर पास हो जाओगे? मुझे तो 2-3 साल लगते ही हैं। तुम उम्र भर इस दर्जे में पड़े रहोगे। अगर तुम्हें इस तरह उम्र गंवानी है तो बेहतर है घर चले जाओ, मजे से गुल्ली डंडा खेलो। दादा की गाड़ी कमाई के रुपए क्यों बर्बाद करते हो? बड़ा लंबा चौड़ा उपदेश बड़े भाई साहब का सुनने को मिलता। और इसमें देखिए किस तरह से जो शिक्षा और परीक्षा, बड़े भाई साहब भी कोई बहुत बड़ी आयु के नहीं है, कुछ वर्ष ही बड़े हैं अपने छोटे भाई से, लेकिन किस तरह से शिक्षा और परीक्षा उनके मस्तिष्क पर एक दबाव बना रही है। शिक्षा कैसे दबाव बन गई है इसका पता यहाँ हमें इन वाक्यों से लग जाता है। कितना कठिन हो रहा है उनके लिए, कैसे जिंदगी से जिंदादिली, जिंदगी का आनंद, जिंदगी जीने की जो वृत्तियां हैं वो सब उनसे दूर हो गई हैं। लेकिन उसके बावजूद भी, इतना रटने के बाद भी, इतना पढ़ने के बाद भी
पूरे समय पुस्तक में लगे रहने के बाद भी वो पास नहीं हो पाते, तो यह दोष किसका है? तो कहीं ना कहीं हमारी शिक्षा का जो तरीका है, उस तरीके में शिक्षा में बदलाव लाने की आवश्यकता होती है। इस तरफ संकेत यहां मिल जाता है। छोटा भाई बेचारा लताड़ सुनकर आंसू बहाने लगता। जवाब ही क्या था, अपराध तो किया ही था, लताड़ कौन सा है। भाई साहब उपदेश की कला में निपुण थे। ऐसी ऐसी लगती बात कहते, ऐसे ऐसे सूखती बाण चलाते कि मेरे जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाते और हिम्मत टूट जाती। इस तरह जान तोड़कर मेहनत करने की शक्ति मैं अपने में ना पाता था। जो जान तोड़कर मेहनत करते थे वे सफल नहीं हो पा रहे थे, तो मैं कैसे सफल होऊंगा, ये बात भी दिमाग में आती। अब देखिए टाइम टेबल बनता और उस पर अमल करने की कोशिश होती। इसका वर्णन भी इन्होंने किया है कि 6 से 8 तक अंग्रेजी, 8 से 9 तक हिसाब, 9 से 9:30 तक इतिहास, फिर भोजन और स्कूल। 3:30 बजे स्कूल से वापस आकर आधा घंटा आराम, 4 से 5 तक भूगोल, 5 से 6 तक ग्रामर, आधा घंटा हॉस्टल के सामने टहलना, 6:30 से 7 तक अंग्रेजी कंपोजिशन, फिर भोजन कर 8 से 9 तक अनुवाद, 9 से 10 तक हिंदी, 10 से 11 तक विविध विषय, फिर विश्राम। शिक्षा कभी बोझिल नहीं होनी चाहिए। लेकिन यह जो तरीका दिख रहा है, इसमें यह पता लग जाता है कि किस प्रकार से यदि उसे समय सारिणी बनाकर उसके अनुसार कार्य किया जाए तो कैसे वह बोझिल हो गई और एक दिन भर में कोई समय ही शेष नहीं रहता। अब आप देखिए, टाइम टेबल बना लेना एक बात है, उस पर अमल करना दूसरी बात है। पहले ही दिन से उसकी अवहेलना शुरू हो जाती। मैदान की वह सुखद हरियाली, हवा के हल्के हल्के झोंके, फुटबॉल की उछल कूद, कबड्डी के दाव पेच, वॉलीबॉल की वह तेजी और फुर्ती मुझे अज्ञात और अनिवार्य रूप से खींच ले जाती और वहां आते ही मैं सब कुछ भूल जाता। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिसमें हर चीज के लिए स्थान हो, खेलकूद का भी उसमें स्थान होना चाहिए, वो भी आवश्यक है। जीवन के सर्वांगीण विकास की आयु यही है, तो उसमें केवल किताबी ज्ञान, केवल किताबी कीड़ा बनाना उद्देश्य नहीं है। तो इसलिए शिक्षा को ऐसा बनाना चाहिए जो कि व्यावहारिकता से भी जुड़ी हुई हो, व्यावहारिक भी हो, और उसमें जीवन के प्रत्येक अंश के लिए, जीवन के प्रत्येक रूप के लिए उसमें स्थान होना चाहिए। अब जानलेवा टाइम टेबल व आंख फोड़ पुस्तकें, किसी की याद न रहती और फिर भाई साहब को नसीहत और फजीहत का अवसर मिल जाता। मैं उनके साए से भागता, उनकी आंखों से दूर रहने की चेष्टा करता, कमरे में इस तरह दबे पांव आता कि उन्हें खबर न हो। उनकी नज़र मेरी ओर उठी और मेरे प्राण निकले। हमेशा सिर पर नंगी तलवार सी लटकती महसूस होती। अब देखिए, इम्तिहान हुआ, भाई साहब फेल हो गए, मैं पास हो गया, दर्जे में प्रथम भी आया। जो जान तोड़ करके मेहनत कर रहे हैं, हर वक्त पुस्तकों में लगे हुए हैं, वो फेल हो गए, वो अनुत्तीर्ण हो गए। और जो खेल कूद भी रहा है, कुछ समय पढ़ाई कर रहा है, वो अव्वल भी आ गया। अब मुझे उनसे दिली हमदर्दी थी, वो दुखी और उदास थे, मुझे उनसे हमदर्दी थी, पर उनके घाव पर नमक छिड़कने का विचार ही लज्जास्पद जान पड़ा। अब मुझे अपने ऊपर कुछ अभिमान और कुछ आत्माभिमान भी बढ़ गया। भाई साहब का रौब भी मुझ पर न रहा। आज़ादी से खेलकूद में शरीक होने लगा, दिल मजबूत था। अगर उन्होंने फिर मेरी फजीहत की तो साफ कह दूंगा, आपने अपना खून जलाकर कौन सा तीर मार लिया। अब देखिए, इसके आगे हम कुछ आगे लेते हैं प्रसंग। तो इसी प्रकार से उनका यह चलता रहा। फिर आगे फिर बड़े भाई साहब का एक लंबा उपदेश वचन आया है, जिसमें वो काफ़ी कुछ जो शिक्षा पद्धति है उस पर टिप्पणी करते हैं। तो उसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करते हैं। आज इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं।